अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो अभी तक जो है हमारा लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो के लिए सॉरी, उसमें एंड पे जो है वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रह गई थी, ठीक है। तो क्योंकि अभी इक्विपमेंट्स वैसे नहीं है तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और एडिटिंग का भी वैसा कुछ सीन नहीं है अभी। तो हमारा जो है वो लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हो चुका है अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से हमें जो है वो अभी कुछ वो हमें टूल्स पढ़ने थे, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन या फिर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारा म्यूज़ियम्स, हर्बेरियम वगैरह, वो सारी चीज़ें, मोनोग्राफ्स, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो अभी रहता था, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से वैसा कुछ था नहीं। अदरवाइज मैं वो करवा लेता, ठीक है। तो वो मैंने फ़िलहाल छोड़ दिया है। मे बी इन फ्यूचर इफ़ आई थिंक कि मतलब कहीं पे वी नीड टू गेट दोज कॉन्सेप्ट्स बैक, तो हम लोग जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके उस प्लेलिस्ट में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हम मेरा जो दूसरा प्लान एक है कि इन नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज मैं जो है वो एक वन शॉट रिकॉर्ड करूँगा लिविंग वर्ल्ड के लिए, जिसमें मैं प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊँगा, ठीक है। विद इन सम मे बी एन आवर और ए कपल ऑफ आवर्स जो है हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको भी रिविजन करने में ईजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अभी तक जो है हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। मे बी यू मस्ट बी थिंकिंग कि जितना नहीं पढ़ना था उससे तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स। बहुत सडन सा जंप लग रहा होगा कि कहाँ लिविंग वर्ल्ड और कहाँ बायो मॉलिक्यूल्स कहाँ आ गए। इससे पहले तो सेल भी था, इससे पहले तो पूरा एक यूनिट था, लिविंग वर्ल्ड के साथ भी एक पूरा यूनिट था जुड़ा हुआ, ठीक है। तो वो सब छोड़ के हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स पे क्यों आ गए, ठीक है। तो हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में ये चीज़ समझ ली थी कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, और उसके बाद हमने एक लाइन पढ़ी थी दैट वाज व्हाट डू वी कॉल लाइफ। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का जिसको हम लाइफ कहते हैं। तो बिफोर जंपिंग इनटू डिटेल्स एंड इंट्रिकेसीज ऑफ लाइफ, मैंने सोचा कि लेट्स अंडरस्टैंड these molecules that together constitute life, ठीक है। तो जिनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स इज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो लाइफ के मॉलिक्यूल्स जिनको हमें स्टडी करना है। तो हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो था ओपेरन हेल्डेन वाली, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि कैसे एक नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने और वहाँ से जो है वो लाइफ ओरिजिनेट हुई। और जब वो लाइफ ओरिजिनेट हुई उसके बाद जब ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में चेंज हो गया हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा प्रिमिटिव एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था वो जो है वो जब ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, तो उसके बाद जो है वो लाइफ का न्यू ओरिजिन होना या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से लाइफ बनना फिर पॉसिबल नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि पहले जब लाइफ ओरिजिनेट हुई उसके बाद जो है वो लाइफ से ही लाइफ ओरिजिनेट होती रही, ठीक है। जैसा कि एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, कि ऑमनिस सेलुला ई सेलुले, ठीक है, कि लाइफ जो है वो एक्चुअल में प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही जो है वो जन्म लेती है, या फिर सेल्स जो है, नई सेल्स जो है वो पुरानी सेल्स से ही बनती। तो हम लोगों ने ये देखा था कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से एक सिंगल सेल, और वहाँ से जो है वो पूरा हम जो आज ये इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड देख रहे हैं हमारे आसपास, तो वो बना, ठीक है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स कि इसमें कितना सच है कितना नहीं है, तो हम लोग जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसके हिसाब से हम लोग ये कहेंगे कि क्योंकि हम लोग जो है वो लाइफ जो है वो आई तो बेसिकली नॉन लिविंग से ही है, जो प्रिमिटिव अर्थ था वहां से ही आई है। तो वहां पे जो एलिमेंट्स होंगे theoretically they should be present in living organisms as well, same elements, ठीक है। और सब के सब जो भी लाइफ फॉर्म्स होंगी
जितनी भी डाइवर्सिटी है उनके अंदर भी जो है हमें सेम एलिमेंट्स मिलने चाहिए. सो व्हाट वी सी कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं कमोबेश वही एलिमेंट्स, ठीक है, विद सम एक्सेप्शंस ऑब्वियसली, तो वही एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे भी पाए जाते हैं. एज दिस टेबल इज गिवन इन एनसीईआरटी, जिस पे हम अभी बात करेंगे, ठीक है. और हम लोग ये भी देखते हैं कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके अंदर जो है वो सेम तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं. सब लाइफ फॉर्म्स के अंदर जो है वो सेम तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि बेसिक लाइफ का स्ट्रक्चर ही सेम है, दैट इज द सेल. ठीक है, सेल जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर हम लोग लाइफ पा सकते हैं. ठीक है, तो इससे कम कोई भी चीज जो है वो लाइफ को कंटेन नहीं कर सकती. वायरसेस इज एन क्या कहते हैं एक्सेप्शन है, बट दैट्स नॉट एक्सेप्शन एज सच कि जैसे हमारी बायोलॉजी में बाकी एक्सेप्शंस जैसे होते हैं कभी कभी, तो वैसा वायरस जो है वैसा कोई एक्सेप्शन नहीं है. दैट्स वेरी टेक्निकल थिंग. ठीक है, कि हम वायरस को एक्सेप्शन ऑफ दीज सेल थ्योरी क्यों लेते हैं. ठीक है, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सेल. ठीक है, तो सेल चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल हो, है तो सेल ही. और हम लोग जो है वो सेल हम लोग कहते हैं एक मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम. ठीक है, एक लिविंग सिस्टम जो है, जो एक इसकी एक पर्टिकुलर एक बाउंड्री है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. उसके अंदर जो कुछ भी है उसको हम एक एज ए होल जो है सेल कहते हैं. और ये जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है लाइफ की. ठीक है, अब चाहे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन हो, ये भी सेल्स का बना है. ठीक है, ये भी सेल्स का बना है. और सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे इकोलाई, और ये भी एक सेल ही है. ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो हर जगह पे सेम है. ठीक है, तो एक जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे दैट वुड बी नियरली सेम, क्योंकि सेम तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब मिलेंगे तभी सेम तरह की एक चीज बन के आएगी जिसको हम लोग सेल कहते हैं. अब सेल की कॉम्प्लेक्सिटीज डिफरेंट हो सकती है लेकिन है तो दोनों सेल ही. ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि सेम तरह के एलिमेंट्स या फिर सेम तरह के जो कंपाउंड्स है, जो हमारे एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो सारी चीजें जो है वो सब लाइफ फॉर्म्स में सेम टाइप की पाई जाती है. ठीक है, तो और हमने ये भी कहा कि नॉन लिविंग और लिविंग के अंदर भी सेम तरह के एलिमेंट्स पाए जाने चाहिए इफ आवर थ्योरी इज राइट. ठीक है, जो हमारी ओपेरेनर हेल्देन थ्योरी है अगर वो सही है तो फिर क्योंकि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट ही नॉन लिविंग से हुई है, तो देयर शुड बी ए सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, we see that there are a number of elements that we have enlisted here, that is enlisted in the table 9.1 in NCERT. वहां पे जो है वो इन्होंने कंपैरिजन दे रखा है परसेंटेज इन अर्थ्स क्रस्ट और परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी. मास के हिसाब से जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वी सी that hydrogen in Earth's crust is 0.14%, whereas in human body it's 9.5%. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है इन कंपैरिजन टू अर्थ्स क्रस्ट. सिमिलरली अगर हम कार्बन देखें अर्थ्स क्रस्ट में जो है वो 0.03%, जबकि ह्यूमन बॉडी में 18.5% है. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो अर्थ्स क्रस्ट में भी काफी ज्यादा है और ह्यूमन बॉडी के अंदर में भी बहुत ज्यादा है. 65% इज वेरी हाई. ठीक है, अगर इनके कंपैरिजन में देखें तो 65% तो बहुत हाई है. ठीक है, और जो हमारा नाइट्रोजन है इन अर्थ क्रस्ट इट्स वेरी लिटिल. ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट है, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर अच्छा खासा परसेंटेज है, दैट्स 3.3%. ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सल्फर दैट्स 0.03% एंड 0.3%. ठीक है, सोडियम 2.8 और ह्यूमन बॉडी में सोडियम बहुत कम होता है, दैट्स 0.2% इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट. ठीक है, कैल्शियम जो है वो दोनों जगहों पे पाया जाता है, एक जगह पे 1.5% और एक जगह पे 3.6%. मैग्नीशियम भी दोनों जगह पाया जाता है, 2.1% इन अर्थ क्रस्ट एंड 0.1% इन ह्यूमन बॉडी. सिलिकॉन जो है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है, 27%, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट्स में पाया जाता है. सो व्हाट डू वी गेट हियर, वी अंडरस्टैंड कि अर्थ क्रस्ट दैट इज द इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग जो हमारा अर्थ क्रस्ट है और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, दे हैव द सेम elemental composition.
but vary in amount या concentration, ठीक है, यहाँ जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है दैट इज अबंडेंस। कंपोजिशन मतलब हाइड्रोजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में भी है और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। कार्बन जो है वो दोनों जगह पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो दोनों जगह पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है विद वेरिंग कंसंट्रेशंस दोनों जगह पे पाया जाता है। सल्फर जो है वो भी दोनों जगह पे पाया जाता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन दोनों जगह पे सेम कंपोजिशन है, मतलब सेम तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बट व्हाट वी सी इज दैट देयर इज अ वेरिंग अमाउंट, कंसंट्रेशन या अबंडेंस। जो ऑक्सीजन यहाँ पे 65% है वो ऑक्सीजन यहाँ पे 46% है। जो कार्बन यहाँ पे 18.5% है वो यहाँ पे 0.03% है। जबकि जो सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में 27.7% है वही सिलिकॉन ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, सो हाउ डू वी कम टू नो दिस? हम लोग ये चीज कैसे निकालते हैं? मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जो है वो बहुत अच्छे से बेसिक्स को समझते हुए एज ए साइंटिस्ट सोच के, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करेंगे। क्योंकि रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने देखा कि जो नीट का जो पैटर्न है, इवन दो मैं नीट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर सिलेबस को लेके चल रहा हूँ जहाँ पे मेरा फोकस ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे है, मैं कोई कंपटीशन बेस्ड नहीं पढ़ाता, ठीक है। लेकिन स्टिल हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी है कि नीट के अंदर जो है वो रिसेंट ईयर्स में कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। तो जितना हम लोग कंसेप्ट्स को अच्छे से पॉलिश करेंगे, जितना हम लोग चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, जितना हम लोग नॉलेज को एक एब्जॉर्ब करके फिर सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे, उतना हम लोगों के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि अब हमें फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो लाइफ फॉर्म्स का एलिमेंटल एनालिसिस करना है। या उनका केमिकल एनालिसिस करना है। सो हाउ वुड वी डू दैट? हम लोग ये चीज कैसे करेंगे कि हम लोग जो है वो लाइफ फॉर्म्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स या फिर कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज हम लोग समझ सके। सो लेट्स थिंक अबाउट इट कि बाय अप्लाइंग आवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हम लोग किस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है, हाँ कार्बन, ठीक है, कार्बन कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाता है जो कोई और एलिमेंट नहीं दिखाता। ठीक है, एक पर्टिकुलर केमिकल के साथ कार्बन एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाता है जो कोई और एलिमेंट नहीं दिखाता। ठीक है, तो हम लोग जो है जो भी हमने लाइफ फॉर्म ली वहां से हम लोग जो कुछ भी एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, ठीक है, वो जो भी हमने एक्सट्रैक्ट निकाला we will make that go through a series of chemical reactions. इन केमिकल रिएक्शंस के जरिए से हम लोगों को दो तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये जो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, दिस इज नॉट बेसिकली वन एक्सट्रैक्ट। हम लोग जब एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो फिर उसको जो है वो फॉर एग्जांपल अलग अलग ट्यूब्स में या अलग अलग बैट्स में डिवाइड कर लेंगे, और हर चीज़ का जो है वो फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने कोई ऐसी रिएक्शन देखी जो कार्बन दिखाता है, ठीक है, तो इसका या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हमने यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन की कोई रिएक्शन ली तो यहाँ पे या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का देखेंगे, ठीक है, तो इधर इट वुड बी पॉजिटिव, इधर इट वुड बी नेगेटिव। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं दिया हुआ है, लेट्स गेट दिस आउट ऑफ हियर। तो फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है, तो दो तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव। या तो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कार्बन अपनी रिएक्शन दिखाएगा या तो नहीं दिखाएगा। अगर कार्बन प्रेजेंट है तो फिर वो रिएक्शन दिखाएगा, अगर एब्सेंट है तो फिर वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स वी गेट द नेगेटिव रिजल्ट्स।
सिमिलरली अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो फिर वो अपनी रिएक्शन करेगा और हमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सोडियम। तो हम लोग जो है वो इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर जो ये लाइफ फॉर्म है, ठीक है, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं, और फिर एक एवरेज लेंगे कि जब हम लोगों को लाइफ फॉर्म को एज ए जनरल लेना हो तो हम लोग ये कहेंगे कि ऑन एन एवरेज जो है वो लाइफ फॉर्म्स के अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है। फिर कितनी मिकदार में पाया जाता है उसके लिए अलग अलग टेस्ट होंगे, ठीक है। जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो सकता है या फिर और कोई चीज़ हो सकती है, कोई और टेस्ट किया जा सकता है। लेट्स नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिक सा एक आइडिया ले लिया कि अगर हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड पाया जाता है तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों को फॉर एग्जांपल शक है कि हम लोगों ने जो ये एक्सट्रैक्ट निकाला है इसके अंदर जो है वो कार्बन हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग जो है वो उसी हिसाब से रिएक्शन करेंगे और देखेंगे कि कार्बन इसमें प्रेजेंट है या नहीं। जब हमें ये पता चल गया कि कार्बन प्रेजेंट है फिर उसी हिसाब से सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से हम लोग ये पता करेंगे कि कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जब हम ये टेबल देखते हैं तो एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ह्यूमंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस में पाया जाता है दैट इज ऑक्सीजन, उसके बाद जो है वो कार्बन, उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन, और उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन, OCHN, ठीक है। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए, पूरा टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 अगर याद कर लिए इनकी सीक्वेंस क्या है तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट जो है जो हम इसमें देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है दैट इज सिलिकॉन, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है दैट इज कैल्शियम, और उसके बाद हमारा सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है। OCHN और OSICANA। तो ये जो है याद करने की चीज़ है कि ह्यूमंस के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है। 4 याद कर लो, काफ़ी है, ठीक है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोगों ने जब ये चीज़ देख ली कि कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, किस मिकदार में पाए जाते हैं, तो ये चीज़ जो है अब हमें ये चीज़ देखनी है कि प्रोसीजर क्या होता है इस पूरे केमिकल एनालिसिस का। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ केमिकल एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग जो है ऑफ लिविंग सिस्टम्स ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो हम लोग जो है केमिकल एनालिसिस करेंगे लिविंग सिस्टम्स की। लिविंग सिस्टम में जो हम लोगों को एनालिसिस करना है उसके लिए हमें पहले तो हमें एक ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका सैंपल देखेंगे। तो हम लोग एज ए सैंपल कोई भी टिश्यू ले लेंगे, ठीक है, उसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है लिवर और लीफ, ठीक है, उसका एक छोटा सा पोर्शन काट लिया और उसको जो है वो हमने एज अ सैंपल ले लिया, दिस इज अवर सैंपल। तो उसके बाद जो है इसकी हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। तो हमने जो कुछ भी एक टिश्यू लिया उसके अब हमें फिजिकल और केमिकल प्रोसेसिंग करनी है। दैट मीन्स वी हैव टू, अगर ये एक कॉम्प्लेक्स की शक्ल में है हम इसको फिजिकल मीन्स और केमिकल मीन्स के जरिए से जितना ज्यादा सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं हम उसको लाएंगे ताकि हमारे लिए एनालिसिस करना जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। टू गेट दिस सैंपल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू
सिंपल फॉर्म, ठीक है। फिजिकल के अंदर जो है वो हमारा आएगा फॉर एग्जांपल मोटर एंड पिस्टल, ठीक है। दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा और ऐसा, ठीक है। इसमें हमने अपना सैंपल डाल दिया और इससे जो है इसको हिट करेंगे जब तक इसका पूरा पेस्ट ना बन जाए, ठीक है। और केमिकल के अंदर जो है हमारा ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड आ जाएगा, दैट इज Cl3CCOOH, ठीक है। दिस इज अवर सिंपल एसिटिक एसिड, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमने CH3 के बजाय हमने यहाँ पे क्या लिया है, 3 हाइड्रोजन के बजाय हमने 3 क्लोरीन ले लिया है, ठीक है। तो ये जब हमने ले लिया तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मोटर एंड पिस्टल है, हमने इसके अंदर जो है अपना सैंपल डाल दिया, उसके अलावा जो है वो Cl3CCOOH डाल दिया और उसके बाद जो है इसकी ग्राइंडिंग शुरू कर दी। जब हम इसकी ग्राइंडिंग करेंगे सो व्हाट वी विल गेट अ स्लरी पेस्ट, ठीक है। हम लोगों को जो है एक स्लरी पेस्ट जैसा मिलेगा, ठीक है। जब हम इस स्लरी पेस्ट को क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे यूजिंग ए चीज क्लॉथ, ठीक है। चीज क्लॉथ या फिर एक कॉटन क्लॉथ ले लो, उससे इसको फिल्टर कर लो। ये जो हमारे पास जो स्लरी पेस्ट बना इसको फिल्टर कर लिया, तो यहाँ पे जो है हमें 2 चीजें मिलेंगी। वन वुड बी आवर फिल्ट्रेट, ठीक है, जबकि दूसरा जो है वो रीटेंटेट कहलाएगा। वो चीज जो नीचे आ गई और वो चीज जो ऊपर ही रह गई, जो रिटेन हो गई ऊपर, और वो चीज जो फिल्ट्रेशन के जरिए से नीचे आ गई, ठीक है। फिल्ट्रेशन के जरिए से नीचे कौन सी चीज आएगी, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था हमारा जो मीडियम था, दैट वॉज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। हमारा जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड था दैट वाज आवर मीडियम। तो हमारे पास जो भी कोई कंपोनेंट्स होंगे, बड़े कंपोनेंट्स और छोटे छोटे कंपोनेंट्स, दे विल ऑल बी प्रेजेंट इनसाइड दिस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब जो चीज इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हो गई, तो वो चीज जो है वो हमारे फिल्ट्रेट के साथ आ जाएगी, वो चीज जो है हमारे चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ को क्रॉस कर जाएगी। जबकि जो चीज इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुई, जिसने इसके साथ इंटरैक्शंस नहीं किए प्रॉपरली, वो चीज जो है हमारे रिटेंटेट के अंदर आ जाएंगी। एक वजह इसकी ये होगी कि इसने इंटरैक्शन की या नहीं की, दूसरी जो है वो साइज भी वजह हो सकती है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट वाले को हम लोग जो है वो हम लोग कहेंगे एसिड सॉल्युबल कंपोनेंट, जबकि ये जो है हमारा एसिड इन सॉल्युबल कंपोनेंट होगा। यहां पे जो है हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, दैट वुड बी फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन, ठीक है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि लेस देन, आई थिंक दैट वाज 1000, लेस देन 1000 डाल्टन। जिस भी मॉलिक्यूल का वजन 1000 डाल्टन से कम होगा वो हमारा फिल्ट्रेट या फिर एसिड सॉल्युबल कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा, एंड इसको हम लोग पूल कहते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। तो हमारा 18 to 800 किलो डाल्टन वाला जो हमारा जो भी सब्सटेंस होगा, यानी 1000 डाल्टन या फिर 1 किलो डाल्टन, जो भी सब्सटेंस होगा इससे छोटा, वो हमारा जो है वो एसिड सॉल्युबल कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएगा या एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आ जाएगा। जबकि एसिड इनसॉल्युबल वाले कंपोनेंट्स वो होंगे जो मोर देन 1000 डाल्टन के होंगे, ठीक है।
जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन होगा वो हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आएंगे। ये जो है हमारे दीज आर बेसिकली माइक्रो मॉलिक्यूल्स और ये जो है हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स है, साइज की वजह से हम बोल रहे हैं इनको छोटा, और ये जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स है, बड़े साइज वाले। लेकिन क्योंकि हमने ये एक बायोलॉजिकल सैंपल से निकाला है, वी कॉल देम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर या फिर हमारे फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएगा, जिसका साइज 800 की डाल्टन से छोटा होगा, या हम कह सकते हैं कि 1000 डाल्टन से छोटा होगा, उसको जो है हम लोग बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कह लेंगे। और जो हमारा रिटेंटेट, जो हमारा रिटेन हो गया ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन और जो हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ गया, उसको जो है हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। हमारे जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दीज आर बेसिकली द मॉलिक्यूल्स जो साइटोसॉल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे साइटोसॉलिक कंपोनेंट्स हैं और ये जो है हमारे ऑर्गेनेल्स के अंदर पाए जाते हैं। सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। ठीक है, तो उसके लिए जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो हमारा साइटोसॉल है उसके अंदर जो है वो डिसॉल्व्ड हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल हमारे अमाइनो एसिड्स, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, सिंपल शुगर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एटसेट्रा। और इसके अंदर जो है हमारे प्रोटीन्स, हमारे जो है वो सिंपल शुगर्स के बदले हमारे यहाँ पे आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स शुगर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो दे विल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, Na इज न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे पाई जाएंगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अमाइनो एसिड्स जो है हमारे एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आ गए, जबकि प्रोटीन्स जो है हमारे एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आ गए। प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। इसी तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो है वो सिंपल शुगर्स के पॉलीमर्स हैं। सिमिलरली हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स है। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मोनोमर है वो हमारा माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आ रहा है, जबकि हमारा जो पॉलीमर वाला पार्ट है दैट इज कमिंग इन द मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहां तक समझ गए? ठीक है, तो यहां पे जो हमने चीजें देखी, ये बेसिकली हमारा जो कंपाउंड्स थे हमारे इसके अंदर लिविंग सिस्टम के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है जो भी सब्सटेंस मिले, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो हमें यहाँ पे मिले, दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। और यही जो है हमें स्टडी करने हैं। तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट हम लोग समझ गए कि ऑर्गेनिक वाले पार्ट की हमें केमिकल एनालिसिस किस तरीके से करनी है। अब इसके बाद जो है वो हमारा जो नेक्स्ट आएगा दैट वुड बी, अगर हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है, तो उस चीज के लिए हम लोग कैसे देखेंगे। सो दिस वाज बेसिकली फॉर ऑर्गेनिक एंड नाउ वी विल सी फॉर इनऑर्गेनिक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक सैंपल लेंगे, लाइक ए टिश्यू, ठीक है, चाहे लिवर ले लो, लीफ ले लो, ठीक है, उसको ड्राई कर लो। ड्राई जब करेंगे तो उसकी वजह से इसका जो वाटर है वो बाहर आ गया।
ड्राई करने के बाद इसको बर्न कर लो, ठीक है। जब इसको बर्न करेंगे तो वहां पे जो है हमारे पास एशेस बचेंगी। बर्न करने से क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर जो कोई भी कार्बन कंटेंट होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल आएगा। एशेस के अंदर जो है हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस पाए जाएंगे। अब हमें इन एशेस का क्या करना है, इनका एलिमेंटल एनालिसिस करना है। जब इसका हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, सो व्हाट वी वुड सी इज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फेट, फॉस्फेट, इसके अलावा जो है कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl और कुछ वाटर भी देखेंगे, ठीक है, वगैरह, ये सारी चीजें। Na पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, SO4 is 2 negative, yeah, SO4 is 2 negative, phosphate is 3 negative and calcium carbonate NaCl। ये सारी चीजें जो है हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस के अंदर देखेंगे कि सेल के अंदर ये सारी चीजें भी पाई जाती है। दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो एक लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, जब हम लोगों ने पहले ऑर्गेनिक एनालिसिस किया तो वहां पे हम लोगों ने कुछ कंपाउंड्स देखे थे जो हम लोगों की सेल्स के अंदर या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर पाए जाते हैं। तो हमने जो है वो रिपीट किया एक्सपेरिमेंट, लेकिन हमने इस बार थोड़ी सी कंडीशंस चेंज कर ली। हमने जो है इसको पहले ड्राई किया, उसके बाद इसको बर्न किया। बर्न करने की वजह से हमारे जो भी कार्बन के कंपाउंड्स थे वो सारे में से जो है वो कार्बन निकल गया। कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आ गया। उसके बाद जो एशेस बची पीछे, दोज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो पीछे बचे रह गए। तो उसका जब हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया बाय द सेम प्रोसेस जो हमने पहले पढ़ लिया अभी, तो हम लोगों ने क्या देखा कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, NaCl, H2O, SO4, फॉस्फेट, CaCO3 एटसेट्रा, ये सारी चीजें पाई जाती है। हम लोगों ने यहाँ पे लेकिन कहा कि वाटर निकल गया, यहाँ पे भी हमें लेकिन वाटर मिल रहा है। तो मे बी कुछ वाटर जो है वो पीछे रह रहा है, या फिर हम लोग इस वाटर को भी कंसिडर कर रहे हैं अपने एलिमेंटल एनालिसिस के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो उसके बाद जो है, हाँ, सो दिस वाज द फॉर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जब हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या मिला, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। जिसके अंदर जो है हमारे फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स आ गए, हमारे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स, हमारे जो है वो लिपिड्स, इसके अलावा जो है वो हमारे शुगर्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आ गई। इन ये जो है हमारे मोनोमर्स हैं, इनके पॉलीमर्स को भी हम लोगों को स्टडी करना है कि हाउ डज प्रोटीन वर्क, प्रोटीन के टाइप्स वगैरह, एंजाइम्स, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। DNA का स्ट्रक्चर देखना है, लिपिड्स को स्टडी करना है, शुगर्स को स्टडी करना है। इवन तो हम लोगों ने ये कहा कि जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है उन्हीं को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, लेकिन लिपिड जो है इट्स नॉट ए टिपिकल बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो मोस्टली 800 डाल्टन से कम ही होता है। इट नेवर एक्सीड्स 800 डाल्टन। तो हम लोग जो है इसको बायोमोलिक्यूल तो कहते हैं, लेकिन ये कोई बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखा है छोटा सा, that we will discuss a bit here, that is average composition of cells. Average composition of cells, इसके अंदर हम लोगों को आएगा पहले तो वाटर, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स,
ठीक है। उसके बाद हमारे कार्ब्स, उसके बाद लिपिड्स, उसके बाद जो है वो आयंस। तो वाटर का जो कंटेंट है दैट्स ऑलमोस्ट 70 to 80% इनसाइड द सेल, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट जो है वो 10 to 15% है इनसाइड द सेल। उसके बाद जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स है उसका कंटेंट इज 5 to 7% इनसाइड द सेल। उसके बाद जो कार्ब्स यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है दैट्स ऑलमोस्ट 3%, लिपिड्स इज 2% और हमारे जो आयंस है दैट इज 1%। वाटर क्योंकि हमारा हर चीज के लिए एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है तो इसका ज्यादा मिकदार में होना इट मेक्स सेंस। प्रोटीन्स जो है इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से इसका अबंडेंट होना भी दैट मेक्स सेंस। न्यूक्लिक एसिड से जो है हमारे डीएनए और आरएनए वगैरह ये सारी चीज़ें बनी हुई होती है, कोडिंग नॉन कोडिंग वगैरह आरएनए ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर जो है तो न्यूक्लिक एसिड्स वहाँ पे पाए जाएंगे। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है दीज आर द मेन एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। मेन एनर्जी सोर्स फॉर आवर लिविंग सिस्टम्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके बाद जो लिपिड्स है मेनली जो है वो मेम्ब्रेन्स के अंदर पाया जाएगा। उसके बाद जो आयंस है ये जो है वो एज मेनली एज कोफैक्टर्स वर्क करते हैं, कुछ रिएक्शंस के होने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हम लोगों ने इस टेबल को थोड़ा सा देख लिया। वाटर इज बेसिकली द सॉल्वेंट फॉर ऑल द रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इनसाइड द सेल। उसके बाद हमारा प्रोटीन जो है इसका स्ट्रक्चरल रोल भी होता है, हमारा जो साइटोस्केलेटन है और भी जो भी चीज़ें होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रोटीन का। उसके अलावा फंक्शनल रोल जैसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, या चैनल्स बनाना, पोरिन प्रोटीन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोटीन्स का बहुत सारा रोल होता है एक लिविंग सिस्टम के अंदर। इसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो हमारा डीएनए और आरएनए दैट इज द बॉस ऑफ द सेल एंड द मैसेंजर ऑफ द सेल, और जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है वो पूरी आरएनए उसमें इस्तेमाल होता है, जैसे राइबोसोम्स वगैरह, और उसके अलावा राइबोसोम्स के अंदर और टीआरएनए वो सारी चीज़ें, ठीक है, प्रोटीन बनाने के काम आता है। तो उसके बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट दैट्स द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद लिपिड्स मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं मेनली, और उसके बाद आयंस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं जिनके बगैर रिएक्शंस नहीं होती, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर काम करता है वगैरह, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोग बेसिकली ये चीज़ समझ चुके हैं कि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स किसको कहते हैं। अब कल से जो है हम लोग एक एक करके एक एक बायोमोलिक्यूल को इन डिटेल स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि जब हम सेल पे जाए तो हमें ये चीज़ समझ में आए कि जब हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग लाइफ कहते हैं, तो जब हम अब लाइफ को स्टडी कर रहे हैं एक सेल के अंदर, तो हम लोग जो है इस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को अच्छे से समझते हो तब, ताकि हम लोग अगर कहीं पे कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जो वहाँ पे समझ ना आता, अगर हम लोग इस चीज़ को ना समझते तो वो हमें समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो जल्दी इंशाल्लाह मैं लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट भी रिकॉर्ड कर दूंगा, और ये जो है अब कंटिन्यूसली एक सीरीज चलेगी, मे बी ए वीक और 2, और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है वो देखेंगे आगे क्या करेंगे, मे बी सेल जो है वो इसके बाद हम लोग उठाएंगे, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।